सो दोस्तों, ये जो पार्टनरशिप एक्ट में यूनिट 2 है, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, इसको इंडिविजुअली सेक्शन वाइज अपने गो थ्रू कर लेंगे। पर अगर कोई मेरे को बोले कि सर 5 मिनट में समझाओ कि ये पूरा यूनिट 2 क्या बोल रहा है, तो वो मुमकिन है, वो पॉसिबल है। बस सुन लो, पहला 5 मिनट सुन लो। उसके बाद जो मैं बाकी देर क्लास के बाद कर रहा हूँ वो इसी 5 मिनट का एक्सटेंशन रहेगा पर से। ठीक है। तो पॉइंट ये बोलता है, कोई भी पार्टनर, मतलब ये यूनिट क्या बोलता है कि कोई भी पार्टनर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, एवरीवन, कोई भी पार्टनर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो फर्म के बिजनेस से compete करे। नहीं समझे? अगर ए, बी और सी तीनों बैग्स का काम कर रहे हैं, हाँ, बैग्स, BAGS, बैग्स। अच्छा, बी क्या करता है भाई साहब, वो अपना अलग से भी एक फर्म खोल लेता है बैग्स का, सेम लोकेलिटी में। तो इट इज हेल्ड कि ये गलत है, नहीं अलाउड है। हाँ, एक बार पार्टनर रिटायर हो गया, आउटगोइंग पार्टनर है, तो सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस, अगर कोई एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो वो आराम से कंपीटिंग बिजनेस में एंटर कर सकता है। बट वाइल ही और शी इज अ पार्टनर, नो, दे कैन नॉट डू सो, सॉरी। सर ये जो बेसिक बात है ये तो हम लोग को समझ में आ गया। और बताइए कुछ आप, और बताइए कुछ आप। चलिए और बताते हैं आपको। नंबर 2, एवरीवन, नंबर 2, जब हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं या रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के ऊपर चर्चा करते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर एक पार्टनर ने फर्म के साइड में कोई बिजनेस कर कर, जो कि फर्म का ही बिजनेस है, कुछ प्रॉफिट बनाया साइड में, तो वो प्रॉफिट उसको फर्म को वापस करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि हम साइड में प्रॉफिट बना लेना, ये अलाउड नहीं है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात, कोई भी पार्टनर को, कोई भी पार्टनर को अगर फर्म से निकालना है, आउट करना है, कुल मिला के 3 बातें होनी पड़ेंगी। ये सब सेक्शन 30, 31 ये सब में आएगा। मैं बस एक बात बता रहा हूं, यूनिट 2 को 5 मिनट में समअप कर रहा हूं। तो वो ये कहता है कि गुड फेथ में होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग किसी पार्टनर को बिजनेस से निकाल रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस से, पहला बात वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में मतलब जेन्युइन फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, सुनना, यहां पर ये सुनना बात को। दूसरा बात, जब एक पार्टनरशिप बिजनेस में म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं है, तब तक कोई डिसीजन आगे नहीं बढ़ेगा। तो सेम चीज पार्टनर को निकालने को लेकर भी है कि बाकी पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा कि हाँ निकालते हैं, बाकी या मेजोरिटी को अग्री करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसको निकाल रहे हैं। सुन रहे हो? तो सबसे पहले गुड फेथ में होना चाहिए, बाय एग्रीमेंट होना चाहिए। और तीसरा, 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 इसके लिए प्रोविजंस मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर को निकालना है तो क्या क्या करना है। वो भी आएंगे तब लिखे पढ़ेंगे अपने लोग। ये हो गया। एक और बात समझ लो, फर्म का प्रॉपर्टी, फर्म का प्रॉपर्टी है वो ठीक है, सारे पार्टनर्स का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार है वो भी ठीक है। पर कोई भी पार्टनर फर्म के प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज के लिए नहीं लगा सकता जब तक ऐसा कुछ अग्रीमेंट ना हो। और ऐसा कोई अग्रीमेंट में क्यों लिखेगा ये भी समझो। तो ऐसा है सिंपल, फर्म का प्रॉपर्टी फर्म का प्रॉपर्टी है जिस पर हर पार्टनर का अधिकार है। पर कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़कर पर्सनल पर्पसेस के लिए वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। दैट्स इट। सर और कुछ बताइए आप। सर अब आप और कुछ भी बताइए हम लोगों को। पार्टनरशिप से रिलेटेड एक और बात जो है वो ये है कि अगर कोई पार्टनर अपना बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी लाया, तो बाय डिफॉल्ट फर्म अपना प्रॉपर्टी उसको मान ले, ये सही नहीं है।
हाँ, फर्म उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है वो ठीक है, पर वो प्रॉपर्टी पार्टनर का ही रह जाएगा। हाँ, जब तक ऐसा कोई अग्रीमेंट ना हो जाए कि पार्टनर ये प्रॉपर्टी फर्म के नाम कर दिया, वो अलग केस है। क्या यहां तक बातें क्लियर है एवरीवन? यस और नो? 5 मिनट 6 मिनट ही लिया हूं, आई नो, बट इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया है कि क्या चक्कर है इस पूरे चैप्टर का। इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन इस यूनिट का? चलो अब शुरू से शुरू करते हैं बात को। आओ, सबसे पहले जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सेक्शन 9। क्या लिखा है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर? भाई ऐसा है कि जनरल बोरिंग बात कि जो करेंगे फर्म के भले के लिए करेंगे, कुछ ऐसा ना करेंगे जिससे फर्म को नुकसान हो। सिंपल ओल्ड बोरिंग बात। देखो, द पार्टनर शुड कैरी बिजनेस और द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस एंड लेटर दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। मतलब एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को सारा इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अच्छा, गुड फेथ में डीलिंग्स हो, अपना पर्सनल बेनिफिट ना ढूंढे, फर्म का बेनिफिट ढूंढे। मान लो दो पार्टनर्स है ए और बी। ए को फर्म के अकाउंट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है बी से, तो ए का ड्यूटी है बी को अपडेट करना। सबके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, कहानी खत्म हो गया। सेक्शन 9। सेक्शन 10 क्या बोलता है? यही बात जो मैं बोल रहा था, फ्रॉड। फ्रॉड, धोखेबाजी, धोखाधड़ी, किसी भी कारणवश अगर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लॉस करवाया है तो वो लॉस को इंडेमनीफाई, मतलब पार्टनर को फर्म को वो लॉस पूरा पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर सेक्शन 11। यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कि पार्टनर्स लोग का क्या अधिकार है एक दूसरे के ऊपर या एक फर्म के साथ, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि उनके बीच का अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है। सीधी बात, नो बकवास। याद रखिएगा, एक पार्टनर वाइल इन पार्टनरशिप सेम काम नहीं कर सकता है। मैंने बोला था ना आपको, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वही बात यहां पर भी लिखा है। अच्छा, सेक्शन 12 क्या बोलता है? हर पार्टनर का राइट है अकाउंट चेक करने का, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। कोई भी डिफरेंस आया तो उसका बाद ओपिनियन लिया जाए, जब उसका मर्जी है बुक ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का करने दिया जाए। और जब उसका डेथ हो गया तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहे या लीगल एयर्स रहे, उसके पास ये अधिकार हो कि फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सके। कम ऑन एवरीबॉडी, इज इट क्रिस्टल क्लियर यार? ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। याद करो, आप लोग को याद होगा, क्लास 12 अकाउंट्स। याद है आपके टीचर्स आपको बताते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर अगर अग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो किया जाएगा। याद आ रहा है? ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? अकाउंट्स में क्लास 12 में टीचर्स बोला करते थे, याद है? अभी भी है। हाँ, पार्टनरशिप अकाउंट्स में। तो वो सेक्शन 13 का प्रोविजन था। जब वो लोग बोलते थे ना कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो क्या रेफर करो, तो जवाब अब सुन लो, सेक्शन 13 रेफर करना है। क्या रेफर करना है? सेक्शन 13 रेफर करना है। सर सेक्शन 13 क्या बोलता है? सेक्शन 13 बोलता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बोला है तो बात अलग है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बोल, देखो कभी भी ना लॉ में सब्जेक्ट टू लिखा हुआ रहता है ना, इसका मतलब लॉ बोल रहा है कि अगर सब्जेक्ट टू के बाद जो लिखा है वो हो गया, तब फिर नीचे वाला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब ये नीचे वाला तभी एप्लीकेबल है जब ये अजम्पशन है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन्ड नहीं है। समझ गए ना? हाँ सर, अब अभी आप आगे बात करें ना सर। देखिए, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, subject to the contract between partners, very important. Subject to the contract between partners, very important.
पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। मैंने बोला ना, अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो क्या पार्टनर को सैलरी मिलता है? नहीं। प्रॉफिट कैसे शेयर होता है? इक्वली। ये सेक्शन 13 का कमाल है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ मेंशन नहीं है तो मिलेगा क्या? नहीं। अगर लोन है तो हाँ 6% पर एनम, याद होगा 6% पर एनम। और अगर एक पार्टनर ने फर्म के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर से बोलो, एक पार्टनर ने फर्म के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई खर्चा किया रहेगा, तो एक पार्टनर ने फर्म के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई खर्चा किया रहेगा, तो वो जो खर्चा किया हुआ रहेगा वो खर्चा उसको फर्म को वापस करना पड़ेगा। मतलब द फर्म शेल indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of business, and in doing such act in the emergency for the purpose of protecting the firm from any loss as would be done by a person of ordinary prudence। मतलब एक बेसिक बुद्धि वाला आदमी भी अगर वो काम किया होता फर्म को बचाने के लिए, तो फिर उसको, पार्टनर को उसका रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। ये नहीं बोल सकते कि तुम हमसे क्यों नहीं पूछे, जाओ अब हम लोग लॉस नहीं बियर करेंगे। गलत। अगर पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस किया है फर्म को लॉस से बचाने के लिए, या कुछ ऐसा किया है जो एक आम आदमी कॉमन दिमाग वाला करता, तो ठीक है, फर्म को उसका भरपाई करना पड़ेगा, फर्म को उसका खर्चा उसको रिपे करना पड़ेगा। ये बात समझ लो आप लोग। एवरीबडी यहां तक साथ में है? तो मैं आपको लेकर चलता हूं फिर सेक्शन 14 में। कम ऑन एवरीबडी, साथ में है क्या अपने लोग? लर्न आपको हो गया है? लर्न बात आपको हो गया है? क्या बात की है अभी तक? यही तो बात की है कि अगर फर्म ने पार्टनर को यह कहा कि भाई तुम्हारा नुकसान है, तुमने खर्चा क्यों किया? गलत है। फर्म के लिए किया, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया, जो अदरवाइज भी करना पड़ता, नेचुरल पर्सन कोई भी करता, उसको भरपाई दे दो, उसको पैसा दे दो। ये मत बोलो कि भैया हमसे पूछे थे क्या। डोंट डू दैट, कम ऑन। गलत बात। ठीक है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सेक्शन 14, इसमें क्या बोला है? सिंपल है कि जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी है उस पर सारे पार्टनरों का अधिकार है, पर कोई पार्टनर उसको पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकता। यही लिखा है, पढ़ लेते हैं आओ। The expression property of the firm, also referred to as partnership property, partnership assets, joint stock, common stock or joint estate, denotes all property rights and interest to which the firm, that is all the partners collectively, may be entitled. The property which is deemed as belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following। ये रहा देखो, all property rights which partners may have brought into the business as their contribution to the common business, वो फर्म का प्रॉपर्टी है। जो पार्टनर लोग लाया बिजनेस में, गुडविल जो बना वो फर्म का प्रॉपर्टी है। ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट अक्वायर्ड बाय द फर्म। देखो, तो फर्म का 3 प्रॉपर्टी होता है। सेक्शन 14 बताता है कि व्हाट कैन यू से फर्म का प्रॉपर्टी है। फर्म का प्रॉपर्टी है, किस चीज को बोल सकते हैं? 3 चीज को बोल सकते हैं। एक, जो पार्टनर लोग इंडिविजुअली फर्म में लेकर आए। दो, जो फर्म बिजनेस कर रहा था तब खरीदा। तीन, फर्म का जो गुडविल क्रिएट हुआ। गुडविल का एक्चुअली में कोई डेफिनेशन नहीं है, पर आप लोग एक चीज समझ लो कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनेस अपने रेपुटेशन की वजह से कमा पाता है उसको गुडविल बोलते हैं। नहीं समझा है? हाँ। मान लो तुम्हारे घर के आसपास, वेर एवर यू स्टे, एक मिठाई की दुकान है। हाँ, स्वीट शॉप। स्वीट शॉप ए है, बहुत बढ़िया है, बहुत फेमस है, 20 साल से ये लोग इस काम में है। हाँ, दे आर सर्विंग कस्टमर सिंस 20 ईयर। हाँ, आप सोचते हो यार ये स्वीट शॉप ए यार ऐसा क्या खास काम कर रहा है? हाँ, ये स्वीट शॉप ए ऐसा क्या खास काम कर रहा है जो हम नहीं कर सकता? हम भी बनाते हैं ऐसा स्वीट, और आप सच्ची में ऐसा स्वीट, ऐसा मिठाई बना देते हो। मेरे को एक बात बताओ, अभी भी एज वी बिगिन टुडे, ज्यादा पैसे अभी भी कौन कमा रहा होगा, ए या बी? दोनों सेम तरीके का मिठाई बना रहा है, सेम क्वालिटी, टॉप नॉच। बताओ, ए ज्यादा पैसा कमा रहा होगा कि बी? बी नहीं कमा रहा होगा, मैं नहीं बोल रहा, पर मेरे को ये बताओ ज्यादा कौन कमा रहा होगा आज भी? चैट में लिखकर बताओ फटाफट। सही बोले, सही बताए कि रियल लाइफ में आज भी स्वीट शॉप ए
ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एडवांटेज है जो फिलहाल बी के पास नहीं है। उस एडवांटेज का ही तो नाम है गुडविल। उस एडवांटेज का ही तो नाम है गुडविल। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो ना। सेक्शन 14 स्पेसिफिकली लेज डाउन दैट गुडविल इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, कि गुडविल रखना है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा। बट दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन द टर्म गुडविल। बट एक जनरल कोनोटेशन जो है गुडविल का वो है, इट्स कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस हाउस। गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस हाउस, वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस हाउस in respect of profits expected in future over and above the normal level of profits earned by undertakings belonging to the same class of business, earned by undertakings belonging to the same class of business। तो ये चक्कर है, गुडविल का ये डेफिनेशन है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताता हूं, when the property is exclusively belonging to a person, मतलब किसी एक ही पार्टनर का है, it does not become a property of the partnership merely because it is used for business of partnership. Such will become the partnership if there is an agreement। मैं बोला ना, अगर ए ने बिजनेस में लाया एक कार, चलो एक कार ले आया, गाड़ी ले आया, तो ठीक है, वो पार्टनर गाड़ी है समझ में आ गया, पर वो पार्टनरशिप फर्म का ही गाड़ी हो गया, ए का नहीं रहा। ये सच नहीं है जब तक ये अग्रीमेंट ना हो जाए कि अब से ये एक गाड़ी पार्टनरशिप फर्म के नाम कर रहा है। क्या आप लोगों को बात समझ में आया? हाँ ना बोलना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस, वेटिंग। अब यहां पर सुनना आप लोग बात को। अब यहां पर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, यहां पर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। हाँ, ये क्या एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म? मैं तुमको बोला ही, मैं बता चुका हूं पहले 5 मिनट में, याद करो सेक्शन 15 बता चुका हूं। सर क्या बताए थे? कोई भी पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता है क्या? एग्जैक्टली exactly. वही लिखा है। सेक्शन 15 एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be held and used exclusively for the purpose of the firm। वही बताए थे आपको। आगे बढ़ते हैं। ये भी बताया हुआ है, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय पार्टनर्स। क्या बताया था सेक्शन 16 में? तुमको याद होगा कि अगर पार्टनर्स लोग ऑन द साइड, अगर पार्टनर्स लोग ऑन द साइड, साइड में भी कुछ पैसे बनाते हैं, अगर पार्टनर लोग ऑन द साइड, साइड में भी कुछ प्रॉफिट्स, कुछ पैसे बनाते हैं, पार्टनर लोग अगर ऑन द साइड कुछ प्रॉफिट्स या पैसे बनाते हैं, तो वो लोग बाद में ये नहीं बोल सकते हैं, है ना, वो लोग बाद में ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग फर्म को ये पैसा नहीं देंगे, देना पड़ेगा। तुम क्यों साइड में वही कंपीटिंग बिजनेस किया? तुम ये तो धोखा देने वाला काम कर रहा है। सो डोंट डू दैट। ये सेक्शन 16 पढ़ते आओ, देखो क्या लिखा है। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। यही तो बोला। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज कंपीटिंग विद दैट फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स इन दैट बिजनेस। देखो, दो केसेस में, दो केसेस में तुमको फर्म को प्रॉफिट लौटाना है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं। एबीसी रेस्टोरेंट है जो 3 पार्टनर्स ने खोला। अभी क्या है, ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये बेसिकली नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करता है। ए बी सी 3 पार्टनर्स के नाम है, ए बी और सी। अच्छा, ये लोग में से एक भाई बी क्या करता है, वो उसी एरिया में एक और रेस्टोरेंट खोल लेता है और बोलता है सुनो हम एबीसी का ही ब्रांच है, आओ 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 मेरे से खरीदो। तो गलत काम किया। सेम बिजनेस क्यों किया? सेम बिजनेस क्यों किया, या एबीसी का नाम क्यों यूज किया? देखो दोनों चीज गलत है। एबीसी का नाम नहीं लेना चाहिए था, या जो काम एबीसी करता वो नहीं करना चाहिए था। दोनों केसेस में जितना भी प्रॉफिट इस बी रेस्टोरेंट से कमाएगा, इसको एबीसी रेस्टोरेंट को देना पड़ेगा।
हाँ, बट मान लो रेस्टोरेंट का काम है और बी साइड में जो है वो बोलता है कि हम ना आज से ये काम करता है, हम बैग्स भी बना के बेचेगा। तो देख ऐसा है कि ये तो अलग हो गया ना, बात समझ, ये तो अलग हो गया ना, ये तो अलग बिजनेस हो गया ना। तो ये कंपीटिंग है ना, इसमें ये कुछ एबीसीडी रेस्टोरेंट का नाम लिया ना, कि लेने का कोई तुक बनता है। तो फिर ठीक है, तब फिर ठीक है, इसको परेशान मत करो, बी को करने दो, जीने दो इसको, बी कैन डू दैट। सर समझ में आ गया, सेक्शन 16 आ गया क्या एवरीवन, यस और नो, कम ऑन। ओके, अभी सेक्शन 17 क्या बोलता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म चेंज होता है तब क्या होता है। सर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने का मतलब चार मतलब होता है। देखो अगर कोई पूछा ना आपसे कि एक बात बता, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, दिस इज अ क्वेश्चन वन में आस्क। मैं आपको जवाब देता हूं। अगर बाबू कोई भी आपसे पूछा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब, उसको बोलो देख, क्या तो नया पार्टनर का आना चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, या कुछ ही पार्टनर का चले जाना, डेथ हो जाना, रिटायर हो जाना चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। जब पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस के लिए बना था उसके साथ साथ कुछ और काम भी करने लगे तो भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। या मान लो पार्टनरशिप फर्म 5 साल के लिए बना था, 5 साल के बियॉन्ड अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, है ना। वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन आउट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म ऑफ द पर्पस। तो ये चार केसेस है दोस्तों जहां चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म माना जाएगा। ये चार केसेस है दोस्तों जहां चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म माना जाएगा। किसको किसको क्लियर है, कम ऑन यार। ओके, राइट राइट राइट। सो एवरीबडी, ये चार केसेस है जो आपका चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का है ना। जब एक नया पार्टनर आता है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर बाहर जाता है, जब पार्टनर्स कंसर्न कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन पर्पस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड, और व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म, जब पार्टनरशिप बिजनेस उस फिक्स्ड टर्म के एक्सपायरी के बाद भी जारी रहता है, राइट। ओके, तो इन तीनों, इन चारों केसेस में अगर देखो अगेन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तब तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो कर लो, फिर तो बात बंद कर लो, आंख बंद कर लो, निकल लो यहां से। बट आगे क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अगर चेंज इन फर्म हुआ है तो चेंज इन फर्म के बाद वेयर अ चेंज ऑकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म remain the same. The mutual rights and duties of the partners. The mutual rights and duties of the partners. Bolo bolo. The mutual rights and duties of the partners. Mutual rights and duties of the partner. The mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change. सिंपल भाषा में क्या हुआ कि अगर मान लो कि फर्म का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तो सिंपल लॉजिक है, ये लोग बिजनेस बंद नहीं किए, बिजनेस अभी भी चल रहा है, तो जो पुराना हिसाब किताब था, पुराना एग्रीमेंट था, वही माना जाएगा। इसमें भी यही लिखा है आफ्टर द एक्सपायरी में भी, और वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। तो मतलब अगर मान लो ए बी और सी थे और 1:2:1 के बीच में प्रॉफिट शेयर हो रहा था, तो इसके बाद भी मान लो ये लोग अब और नए बिजनेस में आ गए, तो भी उसमें भी 1:2:1 ही माना जाएगा, अगर उसी पार्टनरशिप फर्म के नाम पर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो। मतलब सारे पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस नए फर्म में लागू होंगे जब तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अलग से मेंशन ना हो। ठीक है, और एक केस देता हूं चलो। मान लो सी रिटायर हो गया, तो ए इज टू बी के बीच में फिर 1:2 का प्रॉफिट रह जाएगा, अनलेस कुछ और अग्रीमेंट ना हो। अब बात समझ में आया, हाँ ना बोलना, हाँ ना बोलना, हाँ ना बोलना। ओके, रिलेशन ऑफ रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी, ये क्या चक्कर है सर, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज माने
क्या बोले? एक सिंपल भाषा में समझ लो, सेक्शन 18 बोलता है, सेक्शन 18 क्या बोलता है, सेक्शन 18 क्या बोलता है? हर एक पर्सन, हर एक पर्सन बिजनेस में प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। सिंपल बात, सिंपल बात, ये देखो, मतलब एज एन एजेंट वो कोई हरकत किया तो प्रिंसिपल यानी बाकी पार्टनर लोग भी बाउंड होंगे, और अगर कोई और पार्टनर एज एन एजेंट हरकत किया तो ये मैं एज अ प्रिंसिपल बाउंड रहूंगा उसकी इन हरकतों की वजह से, अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो। सेक्शन 18 इसी से जुड़ा हुआ है सेक्शन 19। सेक्शन 19 देखो कितना इंटरेस्टिंग लैंग्वेज बोलता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22। मतलब पहले सेक्शन 22 को मानना, जब ऐसे बोल दिया मतलब पहले सेक्शन 22 को जाके सुनना। सुन लिया, अब इधर आ जाओ। तो द एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ काइंड बाइंड्स द फर्म। मतलब सेक्शन 22 क्या बोलता है पहले सुन लो जाके, उसका बात मान लो। पर जनरल रूल ये बोलता है कि अगर पार्टनर ने बिजनेस के भलाई के लिए कुछ किया है तो फर्म और बाकी पार्टनर उससे बाइंड रहेंगे, उससे बाउंड रहेंगे। पर हाँ, पर हाँ, कुछ चीजें उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब कुछ चीजें, कुछ चीजों की अथॉरिटी एक पार्टनर को नहीं है। कुछ चीजों की अथॉरिटी एक पार्टनर को नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया पोर्शन सेक्शन 22 का, ध्यान से सुनो। सेक्शन 22 किस बारे में? इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में। सेक्शन 22 किस बारे में? इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या बोलता है कि पार्टनर का कोई भी हरकत जो पार्टनर के बिजनेस के लिए रहा हो, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए रहा हो, वो वाजिब है। पार्टनर्स का कोई भी एक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स में पार्टनरशिप बिजनेस को बेनिफिट करने के लिए है, वो वाजिब है, वो करेक्ट है, वो सही है। बात नंबर एक। पर बात नंबर दो, बात नंबर दो है कि पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ चीजों करने का इंप्लाइड अथॉरिटी है। क्या चीजें नहीं कर सकता ये देखो। सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। देखो ध्यान से, फर्म में किसी ने एक कोई मैटर आ गया होगा, कोई लीगल मैटर आ गया होगा, कोई चक्कर आ गया होगा। फर्म में किसी ने नहीं कहा कि आर्बिट्रेशन या कोर्ट में लेके जाना है, और ये भाई अकेला ही चल दिया। फर्म से रिलेटेड बिजनेस, इसका राइट था भी नहीं, इसका राइट मतलब इंडिविजुअली इससे रिलेटेड था भी नहीं, वो फर्म से रिलेटेड था। नहीं, इसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। बाकी पार्टनर लोग को अग्री करना पड़ेगा तभी ये ऐसा कर सकता है। एक नंबर बात। बात नंबर दो, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। अच्छा, फर्म का बैंक अकाउंट है, अच्छा भाई अपने नाम पे खोल लिया। फर्म का बैंक अकाउंट है और भाई अपने नाम पे ये अकाउंट को खोल लिया। कर सकता है? ये नहीं कर सकता। ये इसके इंप्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड है। तीसरी बात, कॉम्प्रोमाइज और relinquish एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाई फर्म। फर्म का कोई क्लेम था, फर्म का कोई क्लेम था, फर्म का कोई क्लेम था। मान लो एक 5 करोड़ का केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा है, तो फर्म अभी सारे पार्टनर लोग लगे हुए हैं उस केस में। हाँ, ये भाई जाके एक्सेप्ट कर दिया, सामने वाली पार्टी को बोल दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 करोड़ दे दो, हम लोग सेटल हो जाते हैं, 5 करोड़ का दरकार नहीं है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। इंप्लाइड अथॉरिटी बहुत कुछ करने का है, पर क्लेम को लेसर अमाउंट में सेटल करने का विदाउट प्रायर परमिशन एंड प्रायर अग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर नहीं अलाउड है। सॉरी। अच्छा, फर्म ने किसी के खिलाफ केस कर दिया है, फर्म ने किसी के खिलाफ केस कर दिया है, फर्म ने किसी के खिलाफ केस कर दिया है, फर्म ने किसी के खिलाफ केस कर दिया है, ठीक है। फर्म ने किसी के खिलाफ केस कर दिया है, और ये भाई क्या किया है जाके, हाँ वो केस विड्रॉ कर लिया, बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गलत है, गलत है, नहीं कर सकता, इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है उसके पास, खत्म हो गया बात। एडमिट एनी लायबिलिटी, फर्म के अगेंस्ट किसी ने कोई केस किया और ये भाई अकेले ही मान गया, नहीं कर सकता ये। इन चीजों की इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ये सारे लोगों के अग्रीमेंट के बाद ही होगा। अच्छा,
फर्म के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन खरीद लिया, नहीं खरीद सकता सबके अग्रीमेंट के बिना। या फर्म का कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दिया सबके अग्रीमेंट के बिना, नहीं कर सकता। या किसी और बिजनेस में पार्टनर बन गया फर्म के परमिशन के बिना, नहीं बन सकता। और अब याद है बोला था ना, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। सेक्शन 22 सिंपली ये बोलता है कि एक फर्म को बाइंड करने के लिए an act or instrument done by a partner or other person on behalf of the firm shall be done in the firm name। तो कोई भी काम फर्म नेम पर होना चाहिए और बाकी पार्टनर से पूछ के होना चाहिए। हाँ सर, समझ में आ गया। तो मतलब एक्ट होना चाहिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, और फर्म नेम पर होना चाहिए। ये दो बात पर एम्फोसिस है सेक्शन 22 का। क्लियर है? हाँ सर। अब जैसे यहां पर देखो, एक्स एक पार्टनर है इन द फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स, ठीक है? तुम अभी के लिए समझ लो वकीलों का, लॉयर्स। हाँ, कुछ पैसे बोरो किया और एक प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ फर्म विदाउट अथॉरिटी, कुछ पैसे बोरो करके फर्म के नाम पे उधार चढ़ा दिया, तो बाकी पार्टनर लोग लायबल नहीं है, एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ सॉलिटर टू ड्रॉ एक्सेप्ट और एंडोर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर आप अभी तो बोले थे कि पार्टनर के किसी एक्ट की वजह से बाकी पार्टनर लायबल होते हैं, अभी आप बोलते हो कि ये लायबल नहीं है। मैंने क्या बोला था? वो हरकत वैसा होना चाहिए जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट बेचना था, सॉलिसिटर है तो प्रोडक्ट का बात नहीं करेंगे, बट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो बैग का बिजनेस था, एक स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ए बी और सी की जगह सिर्फ सी गया, और सी कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया और 10% एडिशनल डिस्काउंट बोलाया, जबकि नॉर्मली ये लोग 10% एडिशनल डिस्काउंट नहीं देते हैं। हाँ, इसमें ए और बी भी बाध्य है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई डिसीजन लिया गया है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया जाए तब बाध्य है। ऐसे सी कुछ भी कर ले तो ए और बी बाध्य नहीं हो जाएंगे। तो जब मैंने बोला कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है, तो उसका एक्सेप्शन ये है कि कि तब नहीं एजेंट वाला बात माना जाएगा जब वो कुछ ऐसा किया जाए जो ऑर्डिनरी बिजनेस में कोई करता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, एम आई मेकिंग सेंस? कम ऑन एवरीबॉडी। लॉजिक तब है, बाउंड तब होंगे जब कुछ ऐसा वायलेशन हो जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर निकले। किसको किसको समझ आ गया? कम ऑन यार। राइट सर। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स implied authority। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स implied authority, सेक्शन 20। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स implied authority, सेक्शन 20। क्या लिखा है? under the following conditions the restrictions imposed on the implied authority by agreement shall be effective against a third party। The third party knows about the restrictions and third party does not know that he is dealing with a partner in the firm। ओहो सर, ये क्या हुआ? नहीं समझ आया सर, ये नहीं समझ में आया। मान लो इम्प्लाइड अथॉरिटी में है 10% एडिशनल डिस्काउंट देना, वो स्कूल वाला, ठीक है? मतलब कुछ नहीं मेंशन है तो है। अब फर्म ने अगली बार क्या किया, ये सी को एडिशनल 10% डिस्काउंट देने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब अग्रीमेंट में ही लिख दिया कि कोई पार्टनर एडिशनल डिस्काउंट मन से नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। सी फिर भी जाके एडिशनल डिस्काउंट दे आया, तो अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि ये जो स्कूल है जिसको एडिशनल 10% का डिस्काउंट सी दे आया, सी जिसको एडिशनल 10% का डिस्काउंट दे आया, रूल ये कहता है, सुन लो, रूल ये कहता है कि सी जिसको एडिशनल 10% का डिस्काउंट देकर आ गया, सी जिसको एडिशनल 10% का डिस्काउंट देकर आ गया, देकर आ, सी जिसको एडिशनल का 10% का डिस्काउंट देकर आया, देकर आ, पर रुक जा, पर रुक जा, एडिशनल 10% का डिस्काउंट सी देकर आया, पर स्कूल को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सी का ये रेस्ट्रिक्शन था। क्यों?
क्योंकि स्कूल को यह बात पता ही नहीं था कि सी ऐसा नहीं कर सकता, तो ए और बी को मानना पड़ेगा और स्कूल को एडिशनल 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा बैग सप्लाई से रिलेटेड। पर मान लो स्कूल को पता था कि सी एडिशनल डिस्काउंट नहीं दे सकता, पर सी भाई साहब 10% एडिशनल डिस्काउंट प्रॉमिस कर आया, तो अब ए और बी बाध्य नहीं रहेंगे, ए एंड बी विल नॉट बी बाउंड। क्यों? क्योंकि स्कूल को पता था, स्कूल को पता था। किसको किसको समझ आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कम ऑन एवरीवन, इज इट क्लियर यार? ये सबसे टेक्निकल बात था सेक्शन 20। तो मैं क्या बोला, एक बार फिर से बोलता हूं कि अगर मान लो किसी पार्टनर का किसी अधिकार को आपने बाय एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने अभी बोला कि ए बी और सी पार्टनर है और सी एक स्कूल में जाके बैग का सप्लाई से रिलेटेड एडिशनल 10% का डिस्काउंट दे आया, तो नॉर्मल कोर्स में तो ए और बी को भी एडिशनल 10% भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी कमिट कराया और प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है सी और ए बी में, ठीक है, दैट इज ओके। किंतु अब अगली बार जब सेकेंड टाइम हुआ ये, तब इन लोगों ने अग्रीमेंट में सी का ये राइट ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर से सी 10% डिस्काउंट दे आया, अभी भी इनको भुगतना पड़ेगा। आप लोग बोलोगे सर क्या अजीब बात करते हो, अब तो इन्होंने राइट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब सी को क्यों एडिशनल 10% भुगतना पड़ेगा? बात को कान खोल के सुनो, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि भले ही एडिशनल 10% डिस्काउंट दे आया हो, हेलो, भले ही एडिशनल 10% डिस्काउंट दे के आ गया हो, भले ही एडिशनल 10% डिस्काउंट देकर आ गया हो, पर स्कूल को तो नहीं पता था ना। पर हाँ, थर्ड केस, स्कूल को पता था कि सी के पास से ये अधिकार छीन लिया गया है, तो भले ही सी कमिट कर दिया हो, ए और बी को बियर नहीं करना पड़ेगा। अब आई एम श्योर आपको समझ आ गया। हाँ, हाँ, यहां पर एक सेक्शन 21 लग जाता है, बहुत बढ़िया सेक्शन है। सेक्शन 21 सुनो, बहुत बढ़िया सेक्शन है। सेक्शन 21 इमरजेंसी के लिए बना हुआ है। सेक्शन 21 एवरीबॉडी इमरजेंसी के लिए बना हुआ है। ये क्या बोलता है सेक्शन 21 सर? पहला बात समझो तो सही, इमरजेंसी के लिए बना हुआ है। अरे बोलता क्या, आप बता नहीं रहे हैं। फर्म को लॉस से बचाने के लिए एक पार्टनर कोई भी ऐसा एक्शन ले, वो लॉजिकल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में एक बेसिक दिमाग वाला आदमी भी, नॉर्मल प्रूडेंस वाला आदमी भी किया होता। देखो, अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड हैव डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्टिंग अंडर सिमिलर सिचुएशंस। नहीं समझ आया सर? ए बी और सी एक बेसिकली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है, ठीक है। कुछ सामान जो है ना, बैग्स ही रखा हुआ था इन लोगों का, ठीक है, साइड में कहीं रखा हुआ था। हुआ क्या, ये बैग्स जहां पे रखा हुआ था ये ओपन में था। अब सीजन इतना अच्छा था समर्स का, तो ये लोग को लगा कि ठीक है, बैग्स ड्राई और ये सब प्रोसेसिंग के बाद इनका काम होता है, तो रहने दे, हटा, नई जगह है, चोरी तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ए और बी भाई घूमने गया हुआ है, जाने दो घूमने। एक बार आया बहुत भयानक बारिश तूफान ये सब का कुछ न्यूज आया, सी क्या किया, इमीडिएटली एक गोडाउन रेंट पर लिया और सारा बैग्स को वहां शिफ्ट कर दिया। ए और बी बाद में आके बोलता है, ओ माय गॉड, सी तुम गोडाउन रेंट पर ले लिया, जाओ हम लोग ये खर्चा नहीं बियर करेंगे, तुम हम लोग से नहीं पूछा था, हम लोग बाहर थे, तुम ये धोखाधड़ी किया। गलत, ये धोखाधड़ी नहीं है। कोई भी इंसान बेसिक नॉलेज वाला अगर बारिश का सूचना है तो वो अपना प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेफ्टी लेता, ये भी लिया, क्या गलत किया, सही है, अलाउड है, ठीक है। फैक्ट ऑफ एडमिशंस बाय ए पार्टनर, ओहो, सेक्शन 23 खतरनाक सेक्शन है। ये क्या बोलता है पता है? एक पार्टनर कुछ कमिट कर दिया, सर नहीं समझा, एक पार्टनर कुछ एडमिट कर लिया, एक पार्टनर कुछ कमिट कर लिया, एक पार्टनर ने कुछ एडमिट कर लिया, मान लिया, मान लिया। एक पार्टनर कुछ कमिट कर लिया, एक पार्टनर कुछ एडमिट कर लिया। फिर से बोलो,
एक पार्टनर ने किसी बात को एडमिट कर लिया, एक पार्टनर ने किसी बात को एडमिट कर लिया, बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे। सर नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं आप, नहीं समझा। आओ, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है एक बिजनेस में, ठीक है ना। ये लोग क्या बेसिकली इंजन और गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स कुछ बनाते हैं, ठीक है ना। ए नाम का एक कस्टमर आया, वो जेड को जानता था तो जेड से बात कर रहा था। वो बोला यार मेरा ऐसा है ना कि मेरा BMW है, तो जो मेरा BMW है ना, मेरा BMW में यार दिक्कत चल रहा है, ये स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक BMW का। तो जेड बोलता है कि तो क्या दिक्कत है, ये ले, हम लोग का दूसरे गाड़ी का ये स्पेयर पार्ट है, ये ले ले, ये भी चलेगा, ये भी लग जाएगा। ए बोला लगा लिया। ए लगाया तो देखा गाड़ी में नुकसान हो गया और उल्टा, नहीं लगाना था। तो एक्स वाई भी लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 23। बोला जेड था, एक्स वाई भी लायबल हो जाएगा सेक्शन 23। ये है अफेक्ट ऑफ एडमिशंस। एडमिशंस मतलब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ कबूल कर रहा है, तो वो यहां पर लागू हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीवन? यस और नो बताएं आप। यस सर। ओके। अफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। देखो, अगर एक पार्टनर को जो कि एक्टिंग वर्किंग पार्टनर है, उसको आपने कोई नोटिस दे दिया, तो मान लिया जाएगा कि फर्म को नोटिस दे दिया। हर एक इंडिविजुअल पार्टनर को नोटिस देने का दरकार नहीं है। नोटिस टू अ पार्टनर इज नोटिस टू अ फर्म, दैट्स इट, फुल स्टॉप। मतलब एग्जांपल देखो, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। कौन कौन? पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आर परचेजेस अ सेकेंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम एस। आर ने फर्म के बिहाफ में एक सेकेंड हैंड कार खरीदा फ्रॉम एस, और जब वो एस से डील कर रहा था, एस से बातचीत कर रहा था, तो पता लगा कि कार तो स्टोलन वन है, वो असल में एक्स का है, कोई और ही आदमी है एक्स। पी और क्यू को ये पता नहीं था, तो भी सारे पार्टनर्स पी क्यू और आर एक्स को लायबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि माना जाएगा कि अगर आर को पता लग गया तो सबको पता लग गया, दैट्स इट। पर हां, अगर मान लो बाकी पार्टनर्स कब लायबल नहीं रहेंगे, जब कोई आउटसाइड पार्टी किसी एक पार्टनर के साथ मिलकर चीटिंग प्लान करती है। सर नहीं समझा, इधर देखो, इधर देखो। पी क्यू आर पार्टनर्स है एक फर्म में, एक्स एक आउटसाइडर है, एक्स या एस नाम का आदमी, वो एक गाड़ी को चुराया, स्टील किया। वो आर को बुलाया, बोला आर सुन इधर आ, तेरे फर्म को गाड़ी का जरूरत है। हम सुने, हाँ बोला सुने। बोले एक काम करते हैं, गाड़ी नॉर्मली 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया से नीचे तो आएगा नहीं। हम एक काम करता है, ये गाड़ी मेरा चुराया हुआ है, ये हम तेरे फर्म को 6 लाख रुपया में बेच देता है। ऐसा करेंगे, 3 लाख हम रख लेंगे, 3 लाख तुम रख लेना, है ना, और फर्म को 6 लाख में तेरे बेच देते हैं। फर्म भी खुश, हम लोग भी खुश। अब क्योंकि ये एक पार्टनर के साथ मिलकर चीटिंग प्लान किया हुआ है, तो पी और क्यू लायबल नहीं रहेंगे। बट अगर मिलके कोई ऐसा चीटिंग प्लान नहीं किया हुआ है, बस एक पार्टनर को नोटिस मिला है, तो वो बाकी पार्टनर्स को भी नोटिस माना जाएगा। दैट इज द प्रिवेलिंग लॉ। आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं सर। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, यही मैं बोला ना, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्स ऑफ द फर्म। तो भैया कोई भी एक पार्टनर अनलिमिटेडली लायबल है एक्ट्स ऑफ द फर्म के लिए, सारे पार्टनर्स लायबल है ना। हाँ सर, एक पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए बाकी पार्टनर्स लायबल है, सेक्शन 26। सेक्शन 25, फर्म के किसी भी एक्ट के लिए हर पार्टनर लायबल है। सेक्शन 27 क्या बोलता है? क्या बोलता है? मिस एप्लीकेशन मतलब मिसयूज, मिसयूज।
मतलब एक पैसा मिला एक पार्टनर को, एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड को कुछ पैसा मिला, जेड मिसयूज किया इस पैसे का, तो एक्स और वाई भी लायबल होंगे। एग्जाम्पल दें, इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल देता है। मान लो एक पार्किंग स्पॉट है जो एक्स वाई जेड ओन करते हैं, ठीक है, ये लोग पार्किंग स्पॉट चलाते हैं, मे बी भाड़े पे देते होंगे, आई डोंट नो। तो अब ऐसा है कि ये लोग भाड़े पर ये पार्किंग स्पॉट को दिए, ए ने अपना गाड़ी पार्किंग पे लगाया और क्या, बकायदा एकदम लीगली। जेड क्या किया, ए का गाड़ी पकड़ के ही बेच दिया, तो पता चला एक्स और वाई भी लायबल रहेगा, क्योंकि कोई मिला हुआ प्रॉपर्टी, एक तरह से इनके पास था ये प्रॉपर्टी को इन्होंने मिस अप्लाई किया, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, मिस एप्लीकेशन। तो बाकी पार्टनर्स भी लायबल रहेंगे। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, मैंने आपको क्या बोला था, एक पार्टनर के डेथ के बाद हो सकता है उसके लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी मिले, तो उनके पास राइट है कि वो लोग बिजनेस का डे टू डे कंडक्ट में इंटरफेयर करें, अकाउंट्स और बुक्स इंस्पेक्ट करें, और अपना जो अधिकार बनता है, प्रॉफिट का हिस्सा बनता है, वो उन लोग ले। सेक्शन 30 माइनर फर्स्ट क्लास में रिकॉर्डेड है, पढ़ाया हुआ है, तो बात नहीं कर रहा इसका। लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ अ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, सिंपल भाषा में, एक नया पार्टनर जिस दिन आया, वो फर्म के लिए या उसका हरकत से फर्म लायबल रहेगा उस डेट से, कोई भी हरकत किया तो, मतलब एनीथिंग डन फ्रॉम दैट डे और बियॉन्ड दैट डे विल मेक द पार्टनर्स लायबल। बट इट वोंट हैपन कि इस दिन कुछ हुआ था और क्योंकि अब ये पार्टनर बन चुका है तो ये भी लायबल हो जाएगा, नहीं। मान लो एक्स नाम का एक पार्टनर आया, कब आया, मान लेते हैं एक बार के लिए 1 जनवरी 25 को आया, ऐसे ही बात कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, ये लोग फर्म वाला 29 नवंबर 2024 को कोई कर्म कांड किया था, ठीक है। अब ये लोग इस दिन कोई कर्म कांड किया था, और इस दिन मान लो 3 जनवरी को केस आया, तो ये लोग ये नहीं बोल सकता एक्स पैसा ला, नहीं, ये एक्स के पहले हुआ था तो एक्स को लायबल मत बनाओ। देखो यही रहा, the liability of a new partner ordinarily commences from the date when he is admitted as a partner unless he agrees to be liable for obligations incurred prior to हाँ, पर अगर मान लो ये जो एक्स है इसको उड़ता तीर लेने का शौक है, ये जो एक्स है नया पार्टनर, इसको उड़ता तीर लेने का शौक है अपने अंदर, तब ये बोल सकता है कि हाँ पुराना भी कुछ होगा तो हम उसके लिए रेडी हैं, कबूल है कबूल है कबूल है, जाओ लगा लो, लग जाएगा। अब ये कभी भी कुछ भी पहले का गड़बड़ होगा तो वो इसको पकड़ेगा, तब ये लायबल होगा, पर ऑर्डिनरीली नहीं है, ऑर्डिनरीली नहीं है। अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ एक्सप्रेस अग्रीमेंट होना चाहिए, और जब एट विल है कि जिसका जब मर्जी रिटायर हो सकता है, तब एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। याद रखना, कोई भी पार्टनर को रिटायर होने पर पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, पर हाँ, अगर वो पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है तो नॉर्मली उसके बारे में ऐसे भी कोई नहीं जानना था, तो उसके लिए पब्लिक नोटिस देने का कोई दरकार नहीं है ना। ऐसे ही आगे बढ़ जाओ। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, याद है थोड़ी देर पहले बोल रहा था सेक्शन 33, एक पार्टनर को निकालना है तो सबसे पहली बात, अगर एक पार्टनर को निकालना है, अगर एक पार्टनर को निकालना है तो द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, उसको सुनो, कॉन्ट्रैक्ट में निकालने से रिलेटेड कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन होना चाहिए रे भाई। आपको उसको निकालना है तो कोई प्रोविजन होना चाहिए, और वो पावर मेजॉरिटी पार्टनर्स के अग्रीमेंट्स होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। मैंने यही तो कहा, पावर ऑफ एक्सपल्शन एग्जिस्ट करे, मेजॉरिटी पार्टनर उस पावर को एक्सरसाइज करे और ये गुड फेथ में किया जाए, तो वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जिस दिन एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया उस दिन उसका पार्टनरशिप बिजनेस से कनेक्शन खत्म। फर्म खत्म हुआ कि नहीं कोई मतलब नहीं है, पार्टनर का खेला खत्म। ही सीजेस टू बी ए पार्टनर, आई एम सॉरी, उस दिन से वो पार्टनर नहीं है, सेक्शन 34। Where under a contract between partners is not dissolved by adjudication of a partner as an insolvent, the estate of the partner so adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made. मतलब क्या हुआ, where under a contract between partners of a firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने पर भी
पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व नहीं हुआ, तो estate of the partners who are just is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order is made. एक बार इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर आ गया, उसके बाद फर्म लायबल नहीं रहेगा, भले ही वो आदमी को बिजनेस से नहीं निकाला गया हो, फर्म लायबल नहीं है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, आई एम सॉरी। डिसीज्ड पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, उसका एस्टेट मतलब उसका प्रॉपर्टी, जब तक वो पार्टनर था तब तक जितना भी लायबिलिटीज था उसके लिए उसका प्रॉपर्टी लायबल रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं। Ordinarily, the effect of that is the dissolution of partnership, but the rule in regard to dissolution by death of partner is subject to a contract between parties. मतलब contract में जो लिखा होगा वो होगा, and the partners are competent to agree that death of one will not have the effect of dissolving the partnership. ये बात हो सकता है कि एक के डेथ से पार्टनरशिप बंद नहीं करेंगे, ये डिस्कशन हो सकता है। In order that the estate of the deceased partner may be absolved from liability for future obligation of the firm, it is not necessary to give any notice either to the public, ना public को notice देने का जरूरत है, और the persons having dealing with the firm। तो ये है पूरा का पूरा बातचीत दोस्तों, और ये मैंने आपको बता ही रखा है। आउटगोइंग पार्टनर के पास अधिकार है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का, हाँ, पर वो फर्म का नाम पे फर्म का कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, अगर अग्रीमेंट में लिखा है तो लिखा है एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, निकल बिजनेस कर सकता है, एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस, पर ही में नॉट, वही तो मैं बोला, फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता हम अभी भी इस फर्म से एसोसिएटेड है, या क्लाइंट को पोच नहीं कर सकता कि आ जा अब हम इस बिजनेस में आ जा, ये गलत बात है, फिर वो कुछ ऐसा नहीं करना है। सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, बाकी पार्टनर्स लोग एक आउटगोइंग पार्टनर से ये अग्रीमेंट कर सकते हैं कि तुम बिजनेस से निकलने के बाद कोई कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, ये वैलिड अग्रीमेंट है सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 नॉट अ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 37, मान लो एक पार्टनर 30 जनवरी को बिजनेस से रिटायर हो गया 2024, फर्म ने उसका हिसाब अभी तक खत्म नहीं किया है, तो वो पार्टनर जिसका डेथ हुआ है या रिटायरमेंट हुआ है, वो पार्टनर या उसका लीगल एयर्स इस दिन के बाद का प्रॉफिट स्केल का भी हकदार होगा, प्लस इस दिन तक जो पैसा ड्यू था उस पर 6% इंटरेस्ट भी मिलेगा, जब तक फर्म सेटल ना कर दे हिसाब। फिर से बोलो, अगर एक पार्टनर 30 जनवरी 2024 को बिजनेस से रिटायर कर लिया है, या उस दिन उसका डेथ हो गया है, जो भी कुछ भी हो, उस दिन के बियॉन्ड, उस दिन के बियॉन्ड, उस दिन के बियॉन्ड, सुन लो, उस दिन के बियॉन्ड कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी प्रॉफिट हो, वो मांग सकता है अगर उसका हिसाब सेटल ना किया गया हो, प्लस उस दिन जो उसको ड्यू था उस पर भी 6% इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा प्रोविजंस, आई होप आपको समझ में आया है। ये वाला यूनिट भी इसी के साथ खत्म होता है। दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।